तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत खान। आइए सुनते हैं कड़ी 12। अब तक आपने सुना नीलांबर अपनी छोटी बहन हरिमती को 2 बार ले जाने की चेष्टा कर चुका है, किंतु उन लोगों ने नहीं भेजा। 15 दिन पहले उसने एक पत्र लिखा था, हरिमती के ससुर ने जवाब तक नहीं दिया। और अब आगे। आज सुबह नीलांबर गांव के पोस्ट ऑफिस से सूखा मुंह लिए घर लौटकर बोला, पुंटी के ससुर ने जवाब तक नहीं दिया। जान पड़ता है इस पूजा में भी बहन का मुंह न देख पाऊंगा। विराज ने काम करते करते एक बार सर उठाकर देखा, कुछ कहना चाहा किंतु कुछ कह नहीं सकी, उठ गई। उस दिन दोपहर को भोजन करते समय नीलांबर ने धीरे से कहा, उसका नाम लेते ही तुम जल उठती हो, किंतु उसने क्या अपराध किया है? विराज थोड़ी ही दूर पर बैठी थी, आंख उठाकर बोली, किसने कहा मैं जलती हूं? और कौन कहेगा, मैं खुद ही देखता हूं। कुछ देर तक स्वामी के मुख की ओर देखते हुए विराज बोली, देखते हो तो अच्छा ही है। इतना कहकर वो उठी और बाहर जाने लगी। नीलांबर ने पुकार कर कहा, अच्छा आजकल तुम ऐसी क्यों होती जा रही हो? क्या एकदम बदल गई हो? विराज लौटकर खड़ी हो गई और नीलांबर की बात को ध्यान से सुनकर बोली, बदल आने पर बदलना ही पड़ता है। इतना कहकर बाहर चली गई। इसके 2 दिन बाद तीसरे पहर बाहरी चंडी मंडप में अकेला बैठा नीलांबर कुछ गुनगुना रहा था। विराज आकर चुपचाप पीछे की तरफ खड़ी हो गई। नीलांबर मुंह उठाकर बोला, क्या है? विराज तीक्ष्ण दृष्टि से देखती रही, जवाब नहीं दिया। नीलांबर के सर झुकाते ही विराज रूखे स्वर में बोली, जरा एक बार मुंह ऊपर करो, देख लूं। नीलांबर ने मुंह भी नहीं उठाया, जवाब भी नहीं दिया, चुप ही रहा। विराज पहले की तरह कठोर भाव से बोली, ये बात है, आंखें खूब लाल हो गई हैं, क्या फिर से शुरू कर दिया? नीलांबर ने कोई बात नहीं की, डर कर आंखें नीचे किए काठ की मूर्ति की तरह बैठा रहा। वैसे तो सदा ही वो विराज से डरता आया है, इधर कुछ दिनों से वो बारूद की भांति हो गई है। ये जानने का भी कोई ज्ञान नहीं था कि न जाने कब किस बात पर भभक उठेगी। विराज ने कुछ देर स्थिर खड़े रहने के बाद कहा, ये ठीक है, आज फिर पीकर बम्बूला बनकर बैठ जाने का यही तो समय है ना। इतना कहकर वो मकान के अंदर चली गई। दिन बीत गया। उसके बाद वाले दिन नीलांबर से और रहा नहीं गया। पीतांबर को बाहर के कमरे से बुलाकर कहा, पुंटी के ससुर ने तो जवाब तक नहीं दिया। ऐसा ना हो तुम भी एक बार चेष्टा करके देख लो, शायद 2 दिन के लिए बहन को घर ला सको। पीतांबर दादा के मुंह की ओर देखकर बोला, तुम्हारे रहते मैं क्या चेष्टा कर सकता हूं? नीलांबर उसकी शठता समझकर अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुआ, किंतु उस भाव को छिपा कर बोला, जो हो, जैसे मेरी बहन है वैसे तुम्हारी भी तो बहन है ना। हो मान लो मैं मर गया हूं, तुम ही केवल अकेले बचे हो। पीतांबर ने कहा, अरे जो सत्य नहीं है उसे तुम्हारी तरह मैं नहीं समझ सकता। फिर जब तुम्हारी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया तो मेरी का क्यों देने लगे? नीलांबर छोटे भाई की इस बात को भी सहकर बोला, जो सत्य नहीं है वही मैं समझता हूं। अच्छा वही सही, इसके लिए मैं तुम्हारे संग झगड़ा नहीं करना चाहता, किंतु मेरी चिट्ठी का जवाब शायद इसलिए ना दिया हो कि ब्याह की सब शर्तों का पालन मैं नहीं कर सका। किंतु इन सब बातों के लिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है। बस इतना ही बताओ कि जो
कहता हूं उसे कर पाओगे या नहीं? पीताम्बर ने सिर हिलाकर कहा। नहीं, ब्याह के पहले क्या मुझसे पूछा गया था? पूछने से भी क्या होता? पीताम्बर बोला। अच्छी ही सलाह देता। नीलांबर के मस्तक के अंदर आग जल उठी, होठ कपकपाने लगे, फिर भी अपने को रोक कर कहा, तो तुम नहीं कर सकोगे? पीताम्बर बोला, नहीं, जैसे पुंटी के ससुर वैसे मेरे ससुर। अरे वे मेरे गुरुजन हैं, जब वे भेजना नहीं चाहते तो मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता। वैसा स्वभाव मेरा नहीं है। उसकी बात सुनकर एक बार तो नीलांबर की इच्छा हुई कि लाठी मारकर उसका मुंह तोड़ दे, किंतु अपने को संभाल कर उठ खड़ा हुआ और बोला, जा, निकल जा मेरे सामने से। पीताम्बर भी क्रोधित हो गया और बोला, अरे खामखा गुस्सा क्यों करते हो दादा? ना जाने पर क्या तुम मुझे जबरदस्ती भगा दोगे? नीलांबर ने दरवाजे की तरफ हाथ फैलाकर कहा, बुढ़ापे में मार खाकर यदि मरना नहीं चाहता तो चला जा मेरे सामने से। तथापि पीताम्बर कुछ कहने जा ही रहा था, किंतु नीलांबर ने बाधा देकर कहा, बस जा, अब कोई बात नहीं, जा, चला जा यहां से। गवार नीलांबर के शरीर की शक्ति प्रसिद्ध थी। पीताम्बर ने और कोई बात कहने का साहस नहीं किया, धीरे से बाहर चला गया। आवाज सुनकर विराज बाहर निकल आई और स्वामी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले जाकर बोली, छी, सब कुछ जान सुनकर भी भाई के साथ झगड़ा किया जाता है क्या? नीलांबर ने उसी भाव से जवाब दिया, जानता हूं, तो क्या भयवश दबता जाऊं? मैं सब सह सकता हूं विराज, पर धूर्तता मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। विराज बोली, किंतु तुम तो अकेली नहीं हो। आज अगर वो हाथ पकड़कर बाहर कर दे तो कल कहां जाकर खड़े होगे, ये भी सोचा है? नीलांबर ने कहा, नहीं, जिनको सोचना है वे सोचेंगे, मैं सोचकर बेमतलब दुखी नहीं होता। विराज ने जवाब दिया, ठीक ही है, ढूल बजाना और महाभारत पढ़ना जिसका काम है, उनके लिए चिंता करना बेकार तो है ही। ये बातें विराज ने मधुरता पूर्वक नहीं कही। नीलांबर के कानों में भी उनसे मृदु वर्षा नहीं हुई। फिर भी उसने सहज भाव से कहा, इसे मैं सबसे बड़ा काम मानता हूं, फिर चिंता करने से भी क्या भाग्य का लिखा मिट जाएगा? तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेस यार खान। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये